Assalamu alaikum dear students. Welcome to your own channel Chemistry for MDCAT. Hope you all are doing well. अच्छा जी, तो केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 1 का हम कोर्स पढ़ रहे हैं। इसमें जो आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसमें हर एमडीकेट टेस्ट में तकरीबन क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको आप समझ लें कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके हवाले से। और इसमें एसएसटी के टेस्ट्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जो भी केमिस्ट्री एफएससी के कोर्स जिसमें इंक्लूडेड हो, तो यहाँ से वेस्पर थ्योरी से ज़रूर, क्योंकि ये बहुत बेसिक थ्योरी है अबाउट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, या इसको हम शॉर्ट में वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वेस्पर थ्योरी, VSEPER, वेस्पर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जो वेस्पर थ्योरी है इसको प्रपोज किया था 1970 में टू साइंटिस्ट ने। एक का नाम था नेहोम और एक का नाम था गिलेस्पी। अच्छा, इस थ्योरी को प्रपोज करने का मकसद क्या था? ये बताना कि मॉलिक्यूल्स जो बने हैं डिफरेंट एटम से मिलके, तो उनका शेप या उनकी ज्योमेट्री कैसी है। इससे पहले जितनी भी रिसर्च हुई थी और जितनी थ्योरीज जो है वो पुट फॉरवर्ड की गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग इतनी ही थी कि मॉलिक्यूल बनते क्यों हैं। जैसे लीविस के कंसेप्ट से हमें ये पता चला कि मॉलिक्यूल्स तब बनते हैं, बॉन्डिंग तब होती है एटम्स के बीच में जब वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, ताकि वो स्टेबिलिटी गेन करें, ताकि वो स्टेबल हो जाए, ताकि वो अपना डुप्लेट या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके अब एक स्टेबल स्टेट पे चले जाए। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्डिंग होके मॉलिक्यूल बनते हैं। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल जब बन गए तो इनकी शेप क्या होगी, इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये जो एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो ये किस डायरेक्शन में, किस ओरिएंटेशन में होंगे, इसके ऊपर काम हो रहा था। और इस पर्सपेक्टिव में जो सबसे पहली और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी थी और जिसने अच्छे से शेप्स को डिस्क्राइब किया, तो वो क्या थी? वो यही वेस्पर थ्योरी थी। ठीक है, अच्छा, ये थ्योरी बेस्ड करती है एक ही रूल के ऊपर, और वो रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में कितना रिपल्शन है, उसके बेस पे वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल एटम के अराउंड अपने आप को अरेंज करेंगे। ठीक है, किसके बेस पे? रिपल्शन के बेस पे। अच्छा, अब दूसरी बात मैंने आपको इधर बताई किसकी? इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स से मुराद क्या है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है। अच्छा, जैसे कि एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, इसका फॉर्मूला X2Y है। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल एटम है Y, इसके साथ अटैच है दो X एटम्स। अब ये जो X एटम्स हैं ये अटैच हैं, तो ये किस डायरेक्शन में अटैच हैं? ये इस तरह लीनियर है जैसे मैंने आपको इधर दिखाया, या ये इस तरह है कि Y है और यहाँ पे X और यहाँ पे X है, इस तरह से है। ठीक है, या जो है तो इनकी एंगुलर ज्योमेट्री है, लीनियर ज्योमेट्री है, या क्या ज्योमेट्री है, शेप क्या है, किस तरह रेंज है। तो यही शेप की डिटर्मिनेशन इस थ्योरी ने की, काफ़ी सक्सेसफुल रही कि किस तरह एटम्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर्स या इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट इसका क्या है? स्टेटमेंट इसका ये है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो बॉन्डिंग पेयर है चाहे वो लोन पेयर्स हैं। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? जैसे कि एक मॉलिक्यूल है X और Y, ठीक है, दो एटम से मिलके बना है। अब इस एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन है और उन दो इलेक्ट्रॉन्स ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया।
ठीक है। और एक ये एटम है तो इसके साथ ये एक्स और वाई ने बॉन्ड बनाया है। तो ये जहाँ पे बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है ना, इधर एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा, इधर एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये किस फॉर्म में है? बॉन्डेड फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में है? एक बॉन्ड के फॉर्म में है, तो हम इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। समझ आई? इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने कोई बॉन्डिंग नहीं बनाई, ये एटम के साथ यूं ही पड़े हुए हैं, किसी ऑर्बिटल के अंदर ऐसे ही मौजूद हैं बगैर बॉन्डिंग के, तो हम इसको क्या कहते हैं? लोन पेयर। ठीक है, तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में शेयर होते हैं एटम्स के बीच में और वो बॉन्ड बनाते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का वो पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की हुई, तो उसको हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो यही दो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इनकी अरेंजमेंट से हमें पता चलने वाला है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो बॉन्ड पेयर है चाहे वो लोन पेयर है, they will be arranged around the central atom as far apart as possible to minimize the electrostatic repulsion between them। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो बॉन्ड बनाए हुए पेयर्स हैं या चाहे वो लोन पेयर है बॉन्ड नहीं बनाया, वो सारे पेयर्स इस तरह से अरेंज होंगे सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम होगी, क्योंकि जब मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शन होती है वो अनस्टेबल होता है। तो जब रिपल्शन को मिनिमाइज करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो सबसे स्टेबल स्टेट में जो शेप होता है मॉलिक्यूल का, वही उस मॉलिक्यूल की असल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल की असल ज्योमेट्री किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज्ड हैं, और वो किस तरह अरेंज होंगे? एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे। फ़ायदा क्या होगा इस मैक्सिमम डिस्टेंस का? ताकि रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, अब स्टेटमेंट की समझ आ गई। इसी तरह आपने स्टेटमेंट की का पोस्टमार्टम करना होता है, इससे आपको पता चलेगा कि जब स्टेटमेंट का पता चल गया आप पूरी की पूरी थ्योरी लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है कि ये ज्योमेट्री किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, और वो किस तरह अरेंज होंगे? एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे। इसका पर्पस क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होने का? इसका फ़ायदा क्या है? ताकि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। क्यों? ताकि मॉलिक्यूल स्टेबल हो। अच्छा, अब इस थ्योरी के हर एक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं। इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स आपको इधर दिए गए हैं कि इसके मेन जो सेलिएंट फीचर्स है, पॉइंट्स है, वो आपको क्या कह रहे हैं। अच्छा, पहला इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो हमने अभी स्टेटमेंट में बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो किस तरह अरेंज होंगे सेंट्रल एटम के अराउंड इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मैक्सिमम एंड द रिपल्शन इज मिनिमम। ऑटोमेटिकली जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्शन क्या होगा? मिनिमम होगा। एक दूसरे से वो दूर होंगे, रिपल्शन मिनिमम होगा। अच्छा, दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर की आपको समझ आ गई है। लोन पेयर किसे कहते हैं? एटम के पास वो दो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की हुई, ठीक है, उसको हम कहते हैं लोन पेयर। तो जो लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो ज़्यादा जगह लेता है। ठीक है, उन्होंने बॉन्डिंग नहीं की हुई तो वो ज़्यादा जगह लेंगे, वो ज़्यादा रिपल्शन काज करेंगे, वो ज़्यादा पावरफुल हैं। ठीक है, तो lone pair of electrons occupy more space and cause more repulsion than the bonding pair। ठीक है, बॉन्डिंग पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है वो भी रिपल्शन काज करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया यानी लोन पेयर, वो भी रिपल्शन काज करेंगे। लेकिन ये जो बॉन्ड जिन्होंने नहीं बनाया, ये जो लोन पेयर है, ये उस बॉन्ड पेयर से ज़्यादा रिपल्शन काज करेंगे। आसान बात ये है। ठीक है, रिपल्शन तो दोनों काज करेंगे लेकिन लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ रिपल्शन दिया गया है कि किसकी रिपल्शन ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो जहाँ पे दो लोन पेयर होंगे ना, दो लोन पेयर यानी लोन पेयर लोन पेयर, दो लोन पेयर, उनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी बनिस्बत किसके? जहाँ एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है। यानी
अगर दोनों पेयर लोन पेयर है तो उनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा जगह लेंगे कंपेयर टू द केस वेयर देयर इज़ वन लोन पेयर एंड वन बॉन्ड पेयर। ठीक है। अच्छा, फिर ये जो एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है ये ज़्यादा जगह लेगा, ज़्यादा रिपल्शन काज करेगा बनिस्बत किसके, अगर दोनों बॉन्ड पेयर हो। यानी बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे कम है और लोन पेयर की सबसे ज़्यादा है। तो जगह भी सबसे ज़्यादा कौन लेगा, लोन पेयर। अब इस ऑर्डर को याद रखें। अगर आपको यही यहाँ पे समझ नहीं आई तो अब आगे एग्जांपल्स में यही चीज़ डिस्कस होने वाली है। ठीक है, ये हवाई बातें नहीं हो रही। इस पॉइंट को आप याद रखें कि लोन पेयर का रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा है और फिर उसका बॉन्ड पेयर से ज़्यादा है। अच्छा, थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड्स का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, चाहे वो डबल बॉन्ड है चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड है, उसको भी हम डील करेंगे एज अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स चाहे वो डबल है चाहे वो ट्रिपल है तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में उसको हम कंसिडर करेंगे क्या, एज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, फोर्थ पोस्टुलेट क्या है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा किस पे, यानी शेप लीनियर है, एंगुलर है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ट्राइगोनल है, क्या चीज़ है, ये डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर के उस सेंट्रल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है। उसके साथ कितने एटम्स ने बॉन्ड बनाया है तो ये बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, उसके पास कितने लोन पेयर्स हैं तो ये अलग। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इस पे डिपेंड करता है। दूसरा, नेचर ऑफ दी बॉन्ड पेयर, यानी कि जो बॉन्डिंग एटम्स हैं उनका साइज क्या है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो इस पे भी ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो मॉलिक्यूल का डिपेंड करेगा। चलिए आइए अब देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं, बहुत अच्छी आपकी वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी यहाँ पे। अगर आपको पोस्टुलेट समझ आए हैं, नहीं आए तो वीडियो को बैक करके दोबारा सुन लें। और अगर फिर भी कोई डाउट है और नहीं समझ आ रहा कुछ तो ये यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपको क्लासेस में ऐड कर लिया जाएगा। फ्री ऑनलाइन क्लासेस, पूरा का पूरा कोर्स विद एग्जांपल्स, विद सॉल्यूशंस, विद एमसीक्यूज, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह करवाए जाएंगे। तो चलिए आइए इसके एप्लीकेशंस देखते हैं वेस्पर तरीके के क्या हैं। आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी, ये जो हमने इसके पोस्टुलेट स्टडी किए, अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में ये थ्योरी हमें कैसे हेल्प कर रही है। इसका सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, यानी सबसे पहले वाले जो मॉलिक्यूल को हम स्टडी करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी, वो कौन से मॉलिक्यूल है, वो वाले मॉलिक्यूल हैं कि जिनमें क्या हो, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों। वो मॉलिक्यूल जिनमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो। इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या मतलब होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल हम पढ़ेंगे इस पहले वाले एग्जाम्पल में, केस में, कि जिनमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों। ठीक है, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ये दोनों ही बॉन्ड पेयर्स होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स होंगे। अच्छा, अब आ जाए ज़रा, A typical example of such molecule is beryllium chloride BeCl2। यहाँ पर ये 2 थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, तो ये जो है आप इसको जूम करें तो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे Cl के साथ, क्लोरीन के साथ सब्सक्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है। अच्छा, तो बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 ये एग्जाम्पल है उस मॉलिक्यूल का कि जिसमें सेंट्रल एटम के साथ दो इलेक्ट्रॉन पेयर है और वो दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर है। ठीक है, यानी लोन पेयर कोई नहीं है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 और 2s2। ठीक है, यानी इसके 1s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है और 2s ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने समझनी है, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्वेश्चन आता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिए गए होते हैं, उसका ऑर्डर चेंज होता है और वो बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ होती है, आपको हर एक ऑप्शन ठीक लग रहा होता है। तो अगर इसको आपने रूल्स के साथ समझ के पढ़ना है, कंसेप्ट अपना क्लियर करना है, तो ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन करें और इसमें आपको बहुत डिटेल के साथ समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं हर एक वीडियो में इतना डिटेल नहीं दे सकती क्योंकि फिर वो लंबी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो इसके 2s2 में दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये
इसने शेयर किए हुए हैं किसके साथ, 2 क्लोरीन के साथ, एक क्लोरीन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन के एटम के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब आप अगर सोच रहे हैं कि बेरिलियम में तो ऑलरेडी डुप्लेट इसका कंप्लीट है, तो फिर ये शेयरिंग क्यों करता है? तो ऑक्टेट से पहले मॉलिक्यूल एटम का अगर ऑक्टेट नहीं कंप्लीट तो वो तब तक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ठीक है, जब तक उसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब आप सोचोगे कैसे? तो जैसे बेरिलियम का पहला जो ऑर्बिट है, ठीक है, बेरिलियम का जो पहला ये न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट है, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे सिर्फ एक ही सब शेल होता है और वो कौन सा है, 1s। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा ऑर्बिट है इसका, तो इसमें 2 सब शेल हैं, कौन से हैं, एक 2s है और एक 2p है। ठीक है, तो इसका 2s तो कंप्लीट है, ये 2p खाली है। ठीक है, तो ये 2p जब कंप्लीट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और तब एक एटम बिल्कुल कंप्लीटली स्टेबल हो जाएगा, जैसे आपके नॉर्मल गैसेस होते हैं। लेकिन जब तक यहाँ पे एक शेल के अंदर सब शेल मौजूद हैं और वो खाली है, तब तक इस मॉलिक्यूल के अंदर कैपेसिटी है कि वो फर्दर बॉन्डिंग करे, फर्दर इलेक्ट्रॉन को शेयर करे। इस कंसेप्ट को अगर थोरली समझना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं समझा दूंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, अगर आपने उनकी प्रॉपर्टीज़ समझनी है, अगर आपने उनको बहुत इजी वे में, क्योंकि बच्चों को ये पीरियोडिक टेबल से बहुत डर लगता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ और ये इनके ट्रेंड्स और ये चीज़ें, ये बहुत ईजी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ बात इतनी है कि बच्चे इसको उस तरह से समझते नहीं हैं या उनको उस तरह से पढ़ाया नहीं जाता, सॉरी टू से दैट, लेकिन कि जिस तरह उनका माइंड लेवल है। ठीक है, बच्चे के माइंड लेवल पे आके अगर टीचर पढ़ाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारा कुछ बहुत इजीली समझ में आ सकता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, तो बेरिलियम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं, ये एक्स, ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स बी क्रॉस, ये क्रॉस दोनों क्या है, ये बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स है और ये डॉट्स क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 है, लेकिन इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल गया तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने बेरिलियम के साथ शेयर किया तो 8 हो गए, यहाँ पे क्लोरीन ने बेरिलियम के साथ शेयर किया तो ये 8 हो गए इसके। ठीक है, तो ये जो अब मॉलिक्यूल बना, ये कौन सा मॉडल है, ये लीव स्ट्रक्चर है। ये जो बॉन्डिंग बनती है, इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं ताकि एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो ये किसने बताया था, लीविस ने बताया था। ठीक है, तो ये तो इस मॉलिक्यूल का हो गया लीव स्ट्रक्चर। लेकिन लीविस ने ये नहीं बताया था कि ये एक दूसरे के इस तरह आमने सामने अरेंज होंगे या ये इस तरह से एंगुलर शेप में होंगे या किस शेप में होंगे। ये हमें किसने बताया, ये वेस्पर थ्योरी ने बताया। और बिल्कुल उसने उसके साथ प्रूफ के साथ बताया, ये नहीं है कि उसने बस बता दिया कि ये होगा ये होगा, इसने प्रूफ दिया, इसने एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों होगा। जब कोई थ्योरी आपको क्यों और कैसे का जवाब देती है, तब वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, जब हर एक तरह से वो आपको सेटिस्फाई करे उस चीज़ पे जो क्लेम कर रही है। ठीक है। अच्छा, तो अब जब इसने ये थ्योरी ने कहा कि वेस्पर थ्योरी ने कि ये जो एटम्स हैं, जो एटम्स हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, सेंट्रल एटम कौन सा हुआ, बेरिलियम, तो बेरिलियम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, मतलब या तो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, तो अब ये दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर है ना, दोनों ने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये दोनों बॉन्ड पेयर अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थियरी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, और ये तो आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस तब पॉसिबल है जब दो चीज़ों के बीच में एंगल 180 हो। ठीक है, तो ये जो दोनों क्लोरीन है ये एक दूसरे के साथ किस एंगल पे अटैच होंगे, 180 के एंगल पे, तब पॉसिबल है कि मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। वरना अगर ये एंगुलर शेप में होंगे ना, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे, पुश करेंगे, रिपेल करेंगे, तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। लेकिन वेस्पर ने बताया कि इसका तरीका क्या है, हम कैसे बताएंगे कि ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, ताकि हम देखें कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे किस केस में है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे उस केस में है जब उनके बीच में एंगल 180 हो। तो अब हम विस्पर थ्योरी के बेस पे कह सकते हैं कि BeCl2 लीनियर है, ना कि एंगुलर। ठीक है, क्योंकि एंगुलर होता तो एक दूसरे के वो करीब होते, जबकि वेस्पर क्या कह रहा है कि एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, एक दूसरे से इतने ही दूर होंगे जितना पॉसिबल है।
और कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल है, 180 का। ठीक है, तो इसने हमें बताया वेस्पर थ्योरी ने कि बेरिलियम क्लोराइड में एटम्स के बीच में एंगल 180 डिग्री का है और ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की क्या है, लीनियर है। आई अब समझ। तो ये इसका वेस्पर मॉडल है। ठीक है, BeCl2 का। अब अगर आपको MCQs में आए कि BeCl2 का जो शेप है, ज्योमेट्री है, वो क्या है, वो लीनियर है, एंगुलर नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया इसका पहला एप्लीकेशन। दूसरे एप्लीकेशन पे आए। दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या है, दूसरा एप्लीकेशन है कि वो वाले मॉलिक्यूल्स का शेप हम स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों। ठीक है, पहले क्या था, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो। और ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में 2 केसेस हो सकती हैं। पहला केस ये कि या तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं बॉन्ड पेयर्स हो, यानी 3 एटम होंगे और तीनों क्या बना रहे होंगे, सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, 3 बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन के। और एक केस ये है कि 2 बॉन्ड पेयर हो, जैसे यहाँ पे BeCl2 में 2 क्या है, बॉन्ड पेयर, और एक लोन पेयर हो। इसमें तो लोन पेयर नहीं था, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, तो इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 2 लोन पेयर होंगे और एक बॉन्ड पेयर होगा। तो इसमें 2 केसेस पॉसिबल है। आइए समझते हैं पहला केस क्या है। पहला केस ये है कि ऑल 3 आर बॉन्ड पेयर्स। जो 3 बॉन्ड पेयर हम स्टडी कर रहे हैं, अगर वो तीनों ही बॉन्ड पेयर हो तब क्या होगा। तो इसकी एक टिपिकल एग्जांपल कौन सी है, दैट इज़ BF3, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। बोरोन ग्रुप नंबर 3 से है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं, वो 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो वो 3 फ्लोरीन के साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो क्या बन जाता है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, BF3। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका BF3 का, बोरोन ट्राईफ्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे होगा। अच्छा, इधर देखें, इसका जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, लिव स्ट्रक्चर इधर, तो यहाँ पे जो क्रॉस हैं वो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो डॉट्स हैं वो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एक फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम ने शेयर कर दिया है, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये तो हमने लीव स्ट्रक्चर की वेरिफिकेशन कर दी, लेकिन लीविस ने ये नहीं बताया कि ये जो बोरॉन है इसके साथ एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर होंगे, या ये इस फॉर्म में होंगे कि एक फ्लोरीन इधर है और एक इधर है, या एक इधर है। ये इसने नहीं बताया कि ये पॉसिबल ज्योमेट्री या शेप क्या है। और ये हमें किसने बताया, वेस्पर ने बताया। तो ये तीनों फ्लोरीन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। अगेन विस्पर की बात हम करेंगे कि ये जो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं, तीनों बॉन्ड पेयर है ना, इधर भी दो, एक बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। बगैर बॉन्डिंग के नहीं पड़े, अगर बगैर बॉन्डिंग के पड़े होंगे वो लोन पेयर होंगे। एक इधर इन्होंने शेयर करके बॉन्ड पेयर बनाया, एक इधर शेयर होके बॉन्ड पेयर बन गया, तो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी कि 3 बॉन्ड्स हैं, लोन पेयर कोई नहीं। अच्छा, तो ये तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। और आपको पता होगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस 360 डिग्री के अंदर, मैक्सिमम डिस्टेंस 3 चीज़ों के अंदर तब पॉसिबल है जब वो एक दूसरे के साथ एट द एंगल ऑफ 120 होंगे। ठीक है, एक दूसरे से कितने एंगल पे होंगे, जब वो 120 के एंगल पे होंगे। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। अगर आप उसके सेंटर पे सेंट्रल एटम को रख दो तो हर एक एटम के बीच में कितना एंगल होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अच्छा, तो इस शेप को हम कौन सा शेप कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब हमें विस्पर ने बता दिया कि एक दूसरे से अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तो इनका एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। जब इनका एंगल 120 डिग्री होगा तो इनसे जो शेप बनेगा, जो ज्योमेट्री बनेगी, वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, तो ये इसका विस्पर मॉडल बन गया। ट्राइगोनल प्लेनर इज द ज्योमेट्री ऑफ BF3, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक एटम, एक मॉलिक्यूल है कि जिसमें सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम्स अटैच हैं, जैसे X3Y, सेंट्रल एटम इज़ Y और इसके साथ 3 X अटैच हैं,
लेकिन Y के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, ये तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है। तो बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? तो इसकी ज्योमेट्री आप ईज़िली बता सकते हो कि ट्राइगोनल प्लेनर होगी, क्योंकि जब कोई लोन पेयर नहीं है तो ये तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, 120 डिग्री के एंगल पे हैं। तो शेप क्या बन रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है। समझ आ गई बात? अच्छा, ये तो इसका एक केस हो गया। दूसरा केस 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में दूसरा केस क्या है कि जब 2 पेयर्स बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। पहले वाले केस में तो तीनों बॉन्ड पेयर, अब इस वाले केस में 2 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, तब ज्योमेट्री क्या होगी? तो इस किस्म के मॉलिक्यूल्स में से एक एग्जांपल है स्टेनस क्लोराइड, जिसको हम टिन क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, स्टेनस क्लोराइड या टिन क्लोराइड एग्जांपल है इस केस में। अच्छा, ये जो टिन है ये बिलोंग करता है कार्बन फैमिली से, ग्रुप नंबर 4 से। तो इसका जो आउटर शेल की कन्फिग्रेशन है वो कौन सी है? 4d10, 5s2 और 5p2। ठीक है, तो इसके साथ ये जो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं और p के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। लेकिन जो कार्बन फैमिली में जो टिन है और जो लेड है, तो ये दोनों अपने 5s और 6s को मोस्टली बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में नहीं शामिल होते उनको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं ना। और जो बॉन्डिंग में शामिल होते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि कार्बन फैमिली के जो 2 एटम्स हैं टिन और लेड, ये इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, यानी इनका जो एस आउटर शेल में जो एस के शेल के इलेक्ट्रॉन है, सब शेल के, वो बॉन्डिंग में ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं होते, कभी कभार होते हैं। अच्छा, तो जब ग्रुप नंबर 4 का ये एलिमेंट है लेकिन बॉन्ड इसके 2 हैं, इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ नहीं किया ना। तो जब उन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ नहीं किया तो वो किस फॉर्म में मौजूद है? वो इधर लोन पेयर के फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, इसकी वैलेंसी थी 4, यानी इसके बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी है? 4। ये 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल का फार्मूला हमें क्या बता रहा है? SnCl2, कि इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं। तो जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन है वो किधर है? वो लोन पेयर के फॉर्म में है। ठीक है, तो ज़रा एटम को देखें कि ये किस फैमिली से है, तब अब आपको उसकी वैलेंसी का आइडिया होगा। अगर उसने अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसका मतलब है कि बाकी इलेक्ट्रॉन किधर है? लोन पेयर के फॉर्म में है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़रा बातों को, छोटी छोटी बातों को समझा करें, क्योंकि आपको SnCl2 अगर लिखा हुआ आया तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि लीनियर कहूँ इसको या एंगुलर कहूँ। क्योंकि जैसे BeCl2 में भी 2 क्लोरीन थे, इधर इसमें भी 2 क्लोरीन है, लेकिन उसका शेप अलग, इसका शेप अलग। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। लेकिन हमें तो मॉलिक्यूल में कहीं फार्मूला में नज़र नहीं आ रहा ना लोन पेयर SnCl2 में। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि ये कार्बन फैमिली से है और ये 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन बनाया इसने 2 है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में है? वो लोन पेयर के फॉर्म में है। आई समझ? अगर फर्दर इसके हवाले से आपने समझना है वैलेंसी और ये चीज़ें, तो आप कांटेक्ट करें। ऑनलाइन क्लासेस में ये सारा कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, तो अब ये जो इस मॉलिक्यूल ने जो क्लोरीन एटम के साथ बनाए हुए हैं 2 बॉन्ड्स, तो ये दोनों क्या है? ये बॉन्ड पेयर हैं। एक ये बॉन्ड पेयर हो गया और एक ये बॉन्ड पेयर हो गया, और ये एक जो रह गया ये क्या है? ये लोन पेयर है। तो 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, लेकिन हम इसको ट्राइगोनल प्लेनर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमने पास्टुलेट्स में पढ़ा कि लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से कम होता है, ज़्यादा होता है, सॉरी। लोन पेयर इसको ज़्यादा रिपेल करेगा। ठीक है, तो जब ये इसको ज़्यादा रिपेल करेगा तो जो एंगल होना चाहिए था 120 वो नहीं होगा, क्योंकि ये जो 10 है इसने इन दोनों को बहुत रिपेल किया, ज़्यादा पुश किया। जब इन दोनों को ज़्यादा पुश किया तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ये एक दूसरे के नज़दीक हो जाएँगे। ये लोन पेयर ने इसको भी पुश किया, ये लोन पेयर ने इसको भी पुश किया, तो ये एक दूसरे के करीब आ जाएँगे। तो अब इन तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल 120 नहीं रहा, बल्कि बॉन्ड एंगल कितना बन गया? 95 बन गया। ठीक है, आइडियल एंगल से श्रिंक होके बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 95 डिग्री। और जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो इस तरह एक एंगल के फॉर्म में है। यहाँ पे क्लोरीन एक कॉर्नर पे, यहाँ पे क्लोरीन दूसरे कॉर्नर पे और सेंटर में टिन।
ठीक है, SN स्टेनस। तो कौन सी ज्योमेट्री बन रही है? एंगुलर ज्योमेट्री बन रही है, एक एंगल की तरह का शेप बन रहा है, ठीक है। तो SnCl2 जहाँ पे एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर है, तो एंगल जो है वो आइडियल वैल्यू से यानी 120 से कम होके कितना बन गया? 95। और शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर के बजाय क्या बन गया? एंगुलर, ठीक है, एंगुलर शेप बन गया। अच्छा, आगे देखें और क्या केसेस हैं इसमें। अच्छा जी, यहाँ पे एक और केस है कि अब हम उन मॉलिक्यूल का शेप स्टडी करने जा रहे हैं कि जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों। पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का पढ़ा, फिर हमने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का पढ़ा, उसमें 2 केसेस थे। अब हम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का पढ़ रहे हैं और इसमें 3 केसेस होंगे, ठीक है। 3 केसेस कौन से? कि या तो केस नंबर 1 कि या तो सारे के सारे जो बॉन्ड पेयर है वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड पेयर होंगे, यानी एक सेंट्रल एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और वो सारे बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर कोई नहीं होगा, बगैर बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सारे बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल, टिपिकल एग्जांपल जो कि मोस्टली पूछा जाता है वो कौन सा है? दैट इज़ मीथेन, CH4, ठीक है, मीथेन है CH4। अब ये जो कार्बन है तो ये ग्रुप नंबर 4 से है। अब ग्रुप नंबर 4 में जो एटम्स होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। अच्छा, तो ये जो कार्बन है ये अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए जो रेड डॉट्स हैं ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। इसने कितने बॉन्ड पेयर बनाए हैं? ये वो एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये दूसरा बॉन्ड पेयर हो गया, ये तीसरा बॉन्ड पेयर हो गया, ये चौथा बॉन्ड पेयर हो गया। 4 पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन के और चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है कि ये जो पेयर्स हैं, पेयर रिपल्शन थ्योरी है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं चारों के चारों, ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे से क्या होंगे? एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस कब पॉसिबल है? जब ये स्पेस में इस तरह अरेंज हो कि इनके बीच में जो एंगल है वो 109.5 डिग्री बन रहा हो, ठीक है। एक दूसरे के साथ ये किस एंगल पे, यानी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंगल कितना है? 109.5। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंगल कितना है? 109.5। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंगल कितना है? 109.5 और यहाँ पे भी 109.5 एंगल है इसका, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स जब 109.5 डिग्री होंगे तब इस मॉलिक्यूल का जो शेप आएगा वो कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल इसका शेप आएगा, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री आएगी। तो पहला केस सॉल्व हुआ कि वो वाले मॉलिक्यूल के जिनमें सेंट्रल एटम के अराउंड क्या हो? सेंट्रल एटम के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर्स हों, उनका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है और उनका जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। इससे कम नहीं पॉसिबल, इससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल, ठीक है, जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हों। अच्छा, फिर इसका दूसरा जो केस है, सेकंड केस, दैट इज़ कि जब 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स हो और एक लोन पेयर हो, ठीक है। होंगे तो 4 ही इलेक्ट्रॉन के पेयर्स, लेकिन इनमें से एक लोन पेयर होगा, उसने बॉन्डिंग नहीं की होगी, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो बॉन्डिंग पेयर्स होंगे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया होगा। अच्छा, इसका एक एग्जांपल है अमोनिया, NH3, ठीक है। अब जो अमोनिया में सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 से है, इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी जो है वो 5 है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में वो 5 है, कितने हैं वो? 5 है। लेकिन अब इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से जो 5 इलेक्ट्रॉन है उनमें से क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन s सब शेल में है और 3 इलेक्ट्रॉन p सब शेल में है, ठीक है। ये जो p सब शेल के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व्ड होते हैं और ये जो s सब शेल के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। तो जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर है इसके पास? एक, ये नाइट्रोजन की बात हो रही है,
एक इसके पास लोन पेयर है, और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है p सब शेल में, इसके साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे, तो बॉन्ड पेयर कितने हुए? 3। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ये मिलके अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाएगा। आइए देखते हैं कि इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी। अच्छा, तो इधर देखें, जो नाइट्रोजन है वहाँ पे उसका एक जो मैंने आपको बता दिया s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वो यूं ही पड़े हैं, बॉन्डिंग नहीं की, तो ये क्या है? ये एक लोन पेयर है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ये किस तरह अरेंज होंगे? ये इस तरह अरेंज होंगे कि लोन पेयर ज़्यादा जगह लेगा, ये ज़्यादा रिपल्शन काज करेगा, और बॉन्ड पेयर उससे कम, क्योंकि पोस्टुलेट्स में हमने क्या कहा? लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल था वो पीछे उसमें CH4 मॉलिक्यूल में वो क्या था? उसमें भी 4 बॉन्ड पेयर्स थे ना, और इधर भी 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, लेकिन वहाँ पे सारे के सारे, सॉरी, वहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन उसके सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स थे, तो उसमें एंगल 109.5 था। सारे इक्वल रिपल्शन काज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो इस लोन पेयर का रिपल्शन इन पे ज़्यादा होगा। जब इन पे ज़्यादा होगा तो एंगल कम हो जाएगा, एक दूसरे के ये करीब आ जाएंगे, एंगल कम हो जाएगा, और एंगल कितना कम होगा? 109.5 की जगह 107.5 बन जाएगा, ठीक है। एंगल क्या हो गया? श्रिंक हो गया। किस वजह से? लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से, और 109.5 की जगह 107.5 पे आ गया। और इस किस्म का जो शेप बनता है इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल पायरामिडल, ठीक है। इसका जो शेप बन रहा है ना, ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये कौन सा शेप है? ये है ट्राइगोनल पायरामिडल, पिरामिड की तरह इसका शेप है। अगर आपने मिस्र के वो इजिप्ट के पिरामिड्स देखे हों, तो इस उसकी तरह का इसका जो है वो शेप बन जाता है, ट्राइगोनल पायरामिडल। अच्छा, इसका जो आखिरी केस है, आखिरी केस ये है कि 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोन पेयर्स होंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड नहीं बनाया होगा, और जो बाकी 4 है वहाँ पे बॉन्ड बना होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल कौन सी है? एग्जांपल इसकी टिपिकल है वाटर, H2O, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिलोंग कर रहा है ग्रुप नंबर 6 से, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है। जब वो 6 होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपने पढ़नी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। यहाँ पे मैं आपको इतना बता देती हूँ कि इसके 2s2 में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो p सब शेल है उसके एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं p सब शेल में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये भी बॉन्डिंग नहीं कर रहा, क्योंकि बॉन्डिंग सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करते हैं, जैसे ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, और ये भी बॉन्डिंग नहीं कर रहा। तो आप मुझे बताएं कि कितने पेयर्स बॉन्डिंग के बगैर रह गए? 2 पेयर रह गए ना, ये भी नहीं कर रहा बॉन्डिंग और ये भी नहीं कर रहा बॉन्डिंग। इसका मतलब है ऑक्सीजन के पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे, और 2 उसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक एटम किस फैमिली से है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका शेप किस तरह होगा, बॉन्ड्स कितने होंगे, लोन पेयर्स कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लोन पेयर्स हैं? 2। कितने बॉन्ड पेयर बनने वाले हैं? 2, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप क्या होगी, किस तरह होगी। तो इसका जो यहाँ पे देखें, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर और यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर, ठीक है। अच्छा, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 1 2 और सॉरी 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से लोन पेयर कितने हैं? तो वो 2 हैं, ये दोनों। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो वो भी 2 हैं, ये दोनों, ठीक है। अब पहले वाले केस में जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर थे, तो एंगल आइडियल था, 109.5 डिग्री था।
फिर जब एक लोन पेयर हुआ और 3 बॉन्ड पेयर हुए तो एंगल श्रिंक हो गया, कम होके 107.5 डिग्री आ गया। अब और भी लोन पेयर बढ़ गए। तो हमने स्टार्ट में, अगर आपको याद हो, तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या था कि लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा। ये जो लोन पेयर रिपल्शन है, ये ज़्यादा होगा किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, यानी ये ज़्यादा होगा इससे। ये जो एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है ना, ये इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। और फिर बॉन्ड पेयर सबसे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर रिपल्शन है, इसने इस एंगल को और भी कम कर दिया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिपल्शन काज करता है ना। तो इसने इस एंगल को 107 से भी कम करके 104.5 कर दिया है, ठीक है। जब ये एंगल 104.5 हो गया, तो जो आइडियल शेप है, जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, वो क्या है? वी शेप्ड या बेंट ज्योमेट्री। इस वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है? वी शेप्ड या बेंट। बेंट ज्योमेट्री है इसकी या वी शेप्ड है। वेस्पर मॉडल या वेस्पर ज्योमेट्री इसकी, हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये एंगुलर है, या ये वी शेप्ड है, या ये बेंट ज्योमेट्री है इसकी। और एंगल कितना है? 104.5, जो कि बाकी अमोनिया से और CH3 मीथेन से कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, तो ये ज़्यादा रिपल्शन काज कर रहे हैं, इसलिए एंगल को और भी श्रिंक कर रहे हैं, एंगल छोटा हो रहा है, ठीक है। आई समझ में बात? ये इसके सारे केसेस हैं। अगर आपको नहीं समझ आई तो क्लासेस ज्वाइन करें, आपको और भी तफसील से समझा दिया जाएगा, और भी इसके अंदर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए आइए देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड MCQs। अच्छा जी, तो ये एमडीकेट के पेपर से MCQs लिए गए हैं। आपको इसी तरह के MCQs आते हैं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आपसे पूछी जाती है, और ये बहुत कम टेस्ट में कोई इससे क्वेश्चन नहीं आया होगा कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है या एंगल क्या है, ठीक है। इसमें तो पहला ही आपको एमडीकेट के पेपर से ही ये मैंने उठाया है कि शेप ऑफ SnCl2 टिन डाइक्लोराइड का शेप क्या है। अभी हमने पढ़ा ना, टिन कौन से ग्रुप से है? ग्रुप नंबर 4 से, कार्बन फैमिली से। इसका मतलब है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। तो ये 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन इसने बनाए कितने हैं? 2 हैं। इसका मतलब है कि एक टिन के साथ एक लोन पेयर है और 2 बॉन्डिंग पेयर्स हैं, ठीक है। तो लीनियर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर भी एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का और वो रिपल्शन काज कर रहा है। तो यहाँ पे एंगल कितना होता है? 95 डिग्री का। और शेप इसका क्या होता है? तो शेप आप खुद देख ले, शेप इसका क्या है? पहला ऑप्शन है लीनियर, नहीं है। ट्राइगोनल पायरामिडल, नहीं है, पायरामिड की तरह नहीं है। एंगुलर, हाँ एंगुलर, इसका शेप क्या है? एंगुलर है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, कौन सा? ऑप्शन सी, एंगुलर शेप है टिन डाइक्लोराइड का, और एंगल कितना है? 95 डिग्री का। अच्छा, दूसरा जो आपको क्वेश्चन दिया है, वो पूछ रहे हैं इन विच कंपाउंड द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। दिए गए कंपाउंड में से किस में से बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है? तो मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4, यानी कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, और कार्बन किस फैमिली से है? कौन से ग्रुप से है? 4 से। इसका मतलब है कि 4 बॉन्ड बना सकता है, और वो चारों के चारों इसने बनाए हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह की एग्जांपल हमने भी स्टडी की कि जब 4 बॉन्ड बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो और सभी बॉन्ड पेयर हो, तो फिर उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है? वो होता है क्या? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होता है, और उसका जो है वो एंगल कितना होता है? 109.5, ठीक है। तो इसका कितना है? 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री इसका एंगल हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है बेरिलियम। ऑप्शन है बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम क्लोराइड में Be, और यहाँ क्लोरीन, तो एंगल कितना होता है? 180 का। फिर है अमोनिया। अच्छा, बाकी को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 180 से बड़ा एंगल तो पॉसिबल ही नहीं है ना इनमें। तो ये क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, कौन सा? ऑप्शन बी, क्योंकि इससे बड़ा, 180 से बड़ा एंगल नहीं है। मैक्सिमम एंगल कौन किस में है? बेरिलियम क्लोराइड में है। अच्छा, वैसे मैं बता देती हूँ कि अमोनिया में कितना है? 107.5, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में 120 डिग्री है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल है सिमिलर ज्योमेट्री, इनमें से कौन सा पेयर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसा है जिनकी ज्योमेट्री सेम है। तो CO2 और SO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी एक जैसी ज्योमेट्री है या तो इनकी एक जैसी नहीं है, क्योंकि ये जो SO2 है ना, CO2 है ये लीनियर है और SO2 ये एंगुलर होता है, ये लीनियर नहीं होता। और BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया, तो बोरॉन पे कोई लोन पेयर नहीं है जबकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो इनकी भी ज्योमेट्री, इसकी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है और इसकी क्या है, पायरामिडल है। अच्छा, और MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड और AlCl3, ये तो बिल्कुल सामने से वाज़ेह है कि यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 3 क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो ये शेप भी नहीं है, एक दूसरे के सेम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे है CH4 और SiH4, तो दोनों जो कार्बन है यहाँ पे सेंट्रल एटम ये ग्रुप 4 से है, सिलिकॉन भी ग्रुप 4 से है और दोनों ने बॉन्ड भी 4-4 बनाए हैं। इसका मतलब है दोनों का शेप एक जैसा है। ठीक है, अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड बनाए हैं, कोई लोन पेयर नहीं जोड़ा, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं और दोनों का ही शेप कौन सा है, टेट्राहेड्रल है। और एंगल कितना है, 109.5। इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये दोनों एक दूसरे के एक जैसे हैं, सेम है, टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है, द बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज, अभी हमने क्या पढ़ा आखिर में, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, वहाँ पे बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। किस वजह से, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। ठीक है, तो अगर आपने इस जैसे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अनलिमिटेड हमारे पास कलेक्शन होती है MDCAT क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो अगर आपने सॉल्व करने हैं या कहीं पे आपको समझ नहीं आ रही, हेल्प चाहिए, तो आप फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई आपसे फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी क्लासेस की। और आपकी क्लासेस की जो है वो डिटेल मैंने अपलोड की हुई है एक वीडियो, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और समझ नहीं आई तो पूछ भी सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।